आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं मतलब नरेंद्र मोदी का पूरा पूरा गैंग क्या कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी ताकत महाराष्ट्र के चुनाव में झोंक दी है। और वे एक अच्छी बात है कि वो हर चुनाव जो है वो खुद लड़ते हैं। वो उनके राज्य के नेता नहीं लड़ते। वो कैंडिडेट से तय करने से लेके मुख्यमंत्री तय करने से लेके प्रचार से लेके टेम्पलेट पोस्टर बैनर सब चीज वो खुद देखते हैं। बहुत टाइम है उनके पास में। अब आप समझ सकते हैं कि देश का विकास करने के लिए कितना समय है उनके पास। अब तक नरेंद्र मोदी ने जितनी भी सभाएं महाराष्ट्र में की हैं उनमें किसी भी सभा में वे ये नहीं बता पाए कि वो जब से सत्ता में आए हैं उन्होंने कौन से ऐसे नए काम किए जिसकी वजह से उन्हें वोट दिया जाए। नरेंद्र मोदी वोट अपने आधार पर मांग रहे हैं तो उनसे ये तो पूछा पूछा जाना चाहिए कि तुमने ऐसा क्या काम किया है जिसके आधार पर तुम्हें वोट दिया जाए। महाअघाड़ी गठबंधन और महायुति गठबंधन के बीच में सीधे मुकाबला है। और इस चुनाव की जो खूबी है वो ये है कि इस चुनाव में जनतंत्र दांव पे लगा हुआ है। नरेंद्र मोदी जनतंत्र के किडनैपर के नाते अपहरणकर्ता के नाते इस चुनाव में भाग रहे हैं। अब देखना है कि महाराष्ट्र की जनता जनतंत्र के अपहरणकर्ता को दंडित करती है कि नहीं करती है। ये एक ओपन फैक्ट है कि महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी ने जनतंत्र का अपहरण किया। और जिसे कहें कि बाई हुक एंड क्रुक अपने सरकार बनाए रखी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में। तो पहली चीज तो यह कि महाराष्ट्र का चुनाव जनतंत्र के अपहरण और जनतंत्र की रक्षा इन दो के बीच में है। एक तरफ वे लोग हैं जो जनतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, संवैधानिक मर्यादाओं संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो कि जनतंत्र का अपहरण करने में लगे रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जैसा कि कांग्रेस के एक नेता ने कहा है कि ये इस बार का जो महाराष्ट्र का चुनाव है वो संविधान परिवार और संघ परिवार के बीच में है। एक तरफ वे दल है जो कि संविधान की रक्षा करना चाहते हैं और दूसरी तरफ आरएसएस है और उसका जो पूरा का पूरा मीडिया गैंग है जो संविधान के अपहरण का एक पूर्वाभ्यास कर चुका है। और अब परीक्षा है जनता की कि जनता उस पर दंड दे। हम नहीं जानते कि रिजल्ट क्या होगा, हम नहीं जानते। लेकिन एक चीज तय है, जनता दंडित करेगी। नरेंद्र मोदी ने जहां जहां जनतंत्र का अपहरण किया है वहां जनता ने उसे दंडित किया है। नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में जनतंत्र का अपहरण किया, संविधान का अपहरण किया, जनता ने दंडित किया। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को बहुत बुरी पराजय का सामना करना पड़ा। नरेंद्र मोदी ने सारी ताकत झोंक दी, यहां तक कि राज्य को डिसमेंटल कर दिया। इसके बावजूद जनता ने नरेंद्र मोदी को ठुकरा दिया। आप कल्पना कीजिए कि जम्मू कश्मीर में तकरीबन 6 लाख के करीब
सेना और सशस्त्र बल के लोग तैनात हैं, इसके बावजूद नरेंद्र मोदी जीत नहीं पाए। जनता में कितना गुस्सा है जनतंत्र के अपहरण को लेकर। 370 हटाए जाने के खिलाफ में जनता में कितना तेज गुस्सा है अभी भी। नरेंद्र मोदी अपनी पराजय को, जो कभी जम्मू कश्मीर में हुई है, जहां तुमने जनतंत्र का सरेआम अपहरण किया और उस पर कानून की मोहर लगवाई। सब लोग जानते हैं कि अदालतें किस तरह से, एक तरह से मातहत की तरह काम कर रही हैं अभी। तो जनता ने अदालतों के आदेश का भी पालन नहीं किया, नहीं माना, और जनता ने नरेंद्र मोदी के आदेश का भी पालन नहीं किया और नहीं माना। जनतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है, संसद सर्वोच्च नहीं होती। भारतीय संरचना में संविधान और जनता सर्वोच्च है, प्रधानमंत्री सर्वोच्च नहीं है। नरेंद्र मोदी ने एक नया मुहावरा शुरू किया है, जिसके तहत वो पूरा का पूरा इलेक्शन कैंपेन पिछले 10 साल से चलाए हुए हैं कि नरेंद्र मोदी सर्वोच्च है, संविधान उनके मातहत है, राज्य उनके मातहत है, जनता उनके मातहत है, सारे लोग उनकी रहमो करम पर जिंदा है, सारी संवैधानिक संस्थाएं उनके रहमो करम पर जिंदा है। ये माइंड सेट दिमाग में रख के नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह कि नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र में अभी तक जितनी भी मीटिंग हुई है, उन सारी मीटिंगों में नरेंद्र मोदी विकास के मुद्दे पर कोई नया एजेंडा तय करके जनता के बीच में नहीं लाए। और नरेंद्र मोदी ने इस पार्लियामेंट का जो अभी इलेक्शन खत्म हुआ है, उस पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद से लगातार, पार्लियामेंट के इलेक्शन के दौरान उन्होंने प्रोसेस शुरू किया और अब लगातार वो उसी पर लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी का पहला लक्ष्य है, ये मैं आरएसएस के लोगों के लिए सावधान कर रहा हूं, पहले नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आरएसएस के एजेंडे को आवृत करके अपने राजनीतिक एजेंडे में कन्वर्ट किया है, वो जिस तरह से आक्रामक फंडामेंटलिस्टों की तरह लगातार भाषण दे रहे हैं और संविधान विरोधी बातें कर रहे हैं, उसे एक चीज साफ है कि आरएसएस के लिए अब एक तरह से सर्वाइवल का क्वेश्चन खड़ा होगा। नरेंद्र मोदी के अगले निशाने पर आरएसएस के लोग आएंगे, आरएसएस आएगा। नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को उसकी औकात बता के रख दी है। अभी तक बीजेपी के अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाया आरएसएस। आरएसएस जिसे चाहता है बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाए, नरेंद्र मोदी उसे अध्यक्ष नहीं बनने दे रहे। तो महाराष्ट्र के चुनाव में जो चीज एकदम क्लियर कट ढंग से सामने आई है, वो ये कि जितने भी भाषण नरेंद्र मोदी, योगी और दूसरे लोगों के जो एनडीए अलायंस में है या बीजेपी के नेता वहां जा रहे हैं, उनके जो भाषण हो रहे हैं खासतौर पर बीजेपी के नेताओं के, वो सारे के सारे एग्रेसिव फंडामेंटलिस्टों के भाषण हो रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर नहीं बोल रहे। पहले एक फर्क था, भारतीय जनता पार्टी के नेता एक अलग भाषा में बोलते थे, आरएसएस के लोग अलग भाषा में बोलते थे। अब हालत यह है कि आरएसएस के लोग जिस भाषा में बोलते हैं उससे भी ज्यादा आक्रामक भाषा, जिस एजेंडे पे आरएसएस चल रहा है उस एजेंडे को लेकर और भी आरएसएस से ज्यादा आक्रामक गतिविधि बीजेपी के नेताओं की और नरेंद्र मोदी का। और ये चीज संकेत है इस बात का, आप इसे लिख लीजिए कि अगला टारगेट आरएसएस है। क्योंकि ये जिसे जनतंत्र को अपहरण करने की आदत लग गई है, उसके लिए आरएसएस का अपहरण करना कौन सी बड़ी बात है। आज स्थिति है कि आरएसएस कोई निर्णय नहीं ले सकता, अब सारे निर्णय नरेंद्र मोदी लेते हैं। और ये जो नरेंद्र मोदी ने अपहरण करने की जो पॉलिटिक्स
विकसित किया उन्होंने अपहरण राजनीति के एक मास्टर के तौर पर। उन्होंने जो अपनी विशेषज्ञता अर्जित की है, ये विशेषज्ञता अपने आप में चिंता की चीज है, और इससे सबसे पहले आरएसएस को चिंतित होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की जनता से सबक लें। जम्मू कश्मीर की जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है इस अपहरण कांड का। नरेंद्र मोदी की अपहरण की राजनीति, जनतंत्र अपहरण की राजनीति को जिस तरह से जम्मू कश्मीर की जनता ने बेनकाब किया है, ठीक उसी तरह अपहरण की जो राजनीति है, शिवसेना के विधायकों का अपहरण, शरद पवार के विधायकों का अपहरण, उन पर झूठे केस लगाना, उनको बांधे रखना, ये जो पद्धति है राजनीतिक अपहरण की, इस राजनीतिक किडनैपिंग को कायदे से समझने की जरूरत है। और ये राजनीतिक किडनैपिंग, जो माफिया किडनैपिंग है, उसका एक तरह से पॉलिटिकल रिफ्लेक्शन है। अपराधी लोग, जो माफिया लोग हैं, वे अपने पैसा वसूली के लिए लोगों को अपहरण करते। नरेंद्र मोदी ने जो फिनोमेना डेवलप किया, वो राजनीतिक अपहरण का फिनोमेना डेवलप किया, और ये नया फिनोमेना है इंडियन पॉलिटिक्स में। और इसके निशाने पर, जहां एक तरफ संविधान है, वहां अब इसके निशाने पर आरएसएस भी है। राजनीतिक तौर पर नरेंद्र मोदी ने अपने इस अपहरण एपरेटस की एक स्वतंत्र सत्ता विकसित कर ली है, स्वतंत्र नेटवर्क विकसित कर दिया, जो कि आरएसएस के नेटवर्क से अलग है। आरएसएस के लोग जिसे कहें कि सब्सिडीज के तौर पर काम करते हैं। अब कोई भी चीज, कोई भी निर्णय नरेंद्र मोदी के बिना नहीं होता। एक जमाना था कि आरएसएस के लोग निर्णय लेते थे। तो पहली चीज जो समझने की है वो ये है कि राजनीतिक अपहरण की जो परंपरा का शिलान्यास नरेंद्र मोदी ने किया है, उसका प्रत्युत्तर महाराष्ट्र की जनता को देना होगा। देखना है कि महाराष्ट्र की जनता जगती है कि नहीं जगती है, क्योंकि कश्मीर की जनता ने प्रत्युत्तर दिया। नरेंद्र मोदी सारी ताकत लगा के थक गए और लद्दाख में हार गए। लेह लद्दाख की जनता ने बीजेपी को एकदम खारिज कर दिया, और बीजेपी को खारिज करने का मतलब नरेंद्र मोदी को खारिज कर दिया। जम्मू कश्मीर की जनता ने बीजेपी को एक सिरे से खारिज कर दिया, और सरकार जो है बीजेपी के विरोधियों के हाथ में सौंप दी। तो अगर मुझसे पूछे तो आम जनता में एक फिनोमिना साइलेंटली काम कर रहा है, वो ये कि जनतंत्र के अपहरणकर्ताओं को पराजित करो। तो महाराष्ट्र के चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए ये चुनौती है, और ये जनता के लिए भी चुनौती है नरेंद्र मोदी की, कि तुम मुझे हरा के दिखाओ। नरेंद्र मोदी की जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है, जिसके तहत वो लगातार बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र में जो विपक्ष है, नहीं, महाअघाड़ी, शरद पवार उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जो पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। कमाल है। शरद पवार के खिलाफ में, उद्धव ठाकरे के खिलाफ में करप्शन का कोई आरोप आज तक सिद्ध नहीं हुआ, और नरेंद्र मोदी के खिलाफ में, नरेंद्र मोदी की पार्टी और पूरी लीडरशिप के खिलाफ में इलेक्ट्रोल बॉन्ड को जिस तरह से असंवैधानिक घोषित किया गया, उसका जजमेंट आया, उसमें महा करप्शन के चार्ज एक तरह से निकल के आए। ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये कोई पार्टी नहीं कह रही है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। नरेंद्र मोदी से ये पलट के, नरेंद्र मोदी के जो अनुयायी आपके बीच में आए, उनसे पलट के पूछा जाना चाहिए कि शरद पवार के खिलाफ में क्या कभी किसी अदालत में करप्शन का कोई चार्ज
प्रूव किया? क्या उन्हें दोषी पाया कभी? इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसी स्कीम को असंवैधानिक घोषित करके सबसे बड़े करप्शन का उद्घाटन किया सुप्रीम कोर्ट ने। और तो और, जिस अनिल अंबानी के लिए वो फ्रांस तक गए और फ्रांस की कंपनी से उन्होंने विमान की खरीद की, उस कंपनी को करप्शन के चार्ज में बाकायदा फ्रांस की अदालत में दोषी पाया। तो आश्चर्य है कि जो नरेंद्र मोदी के एकदम दाएं बाएं हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, वे लोग अपराधी के तौर पर दोषी पाए जा रहे हैं करप्शन के लिए। और नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में जाके ये हल्ला कर रहे हैं कि ये जो महाअघाड़ी संगठन है, जो विपक्ष है, जो कि इंडिया अलायंस के लोग हैं, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ नेतृत्व में जो लोग लड़ रहे हैं, ये सबसे बड़े खिलाड़ी है करप्शन के। एक और चीज, नरेंद्र मोदी ने अजीब सी एक लैंग्वेज विकसित की है जिसे कह के अपॉलिटिकल फासिस्ट लैंग्वेज। अपॉलिटिकल फासिस्ट लैंग्वेज की खूबी यह है कि वे आप लगातार झूठे आरोप लगाइए और लगातार ऐसी भाषा बोलिए जिसे हम लोग कहते हैं कि प्रतीकात्मक भाषा। नाम नहीं लेते वो शरद पवार का नाम नहीं लेते, वो उद्धव ठाकरे का नाम नहीं लेते, वो राहुल गांधी का नाम नहीं लेते। बल्कि वो बार बार जिसे कहे कि छद्म नाम का इस्तेमाल करते हैं, छद्म संबोधन का इस्तेमाल करते हैं। और ये छद्म संबोधन का इस्तेमाल करना, ये फासिस्ट लैंग्वेज का बहुत महत्वपूर्ण तरीका है। तो एक तरफ जनतंत्र की किडनैपिंग और दूसरी तरफ फासिस्ट लैंग्वेज, ये दो चीजें मिलकर नरेंद्र मोदी जनता के बीच में मीडिया के जरिए प्रचारित कर रहे हैं लगातार। और ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो वहां विकास चाहते हैं और विकास में बाधा डालने का काम कौन कर रहे हैं? विपक्ष के लोग। अरे विपक्ष क्यों बाधा डालेगा? नरेंद्र मोदी एक प्रोजेक्ट का नाम बताएं जो महाराष्ट्र में उन्होंने इंप्लीमेंट किया हो और जिसको विपक्ष ने रोका हो। विपक्ष ने कभी किसी विकास के प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश नहीं की। हां, विपक्ष ने जो बातें कही है उनका नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए उनका जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी ने यह सवाल उठाया है कि गुजरात नौवीं की सेवा के लिए नरेंद्र मोदी तमाम बड़े प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से निकाल के गुजरात ले गए। नरेंद्र मोदी में साहस हो तो इसका जवाब दे, लेकिन नरेंद्र मोदी जवाब नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि गुजरात लॉबी ने एक ही भाषा सिखाई है कि हमारे यहां जो प्रोजेक्ट आए हैं उनके बारे में एक शब्द नहीं बोलोगे। नरेंद्र मोदी नहीं बोल सकते। तो नरेंद्र मोदी गैर जरूरी प्रश्नों पर, गैर जरूरी बातों पर सबसे अधिक भाषण दे रहे हैं। और इसका परिणाम यह निकल रहा है कि बड़ी संख्या में ये स्थितियां पैदा हुई है कि नरेंद्र मोदी के साथ में जो वाद विवाद है, वो वाद विवाद करना संभव ही नहीं रह गया है राजनीतिक विषयों पर। नरेंद्र मोदी से एक सवाल पूछा जाना चाहिए, नरेंद्र मोदी स्वयं जवाब दे। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ना कि वे किसानों के विकास के पक्षधर हैं।
पिछले 20 साल में महाराष्ट्र में, और जिसमें 10 साल नरेंद्र मोदी के शासन के, 4 लाख किसानों की मौत हुई है। और पिछले 10 साल से, जब से नरेंद्र मोदी शासन में आए हैं केंद्र में, तब से एक भी पैसा किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। किसानों की संपत्ति का अपहरण, किसान की जिंदगी का अपहरण और जनतंत्र का अपहरण, ये एक इंटीग्रेटेड ढंग से काम कर रहे हैं। और ये जनतंत्र के लिए बहुत चिंता की चीज है। आज जनतंत्र का जो नया जो रूप सामने आया है वो ये नहीं है, आप पॉलिटिकल एजेंडे में बात नहीं हो रही है। नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक कार्यक्रम पर बात कर ही सकते हैं कि भाई ये बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो, हमारी इस पर ये राय है, या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के पास में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर राय व्यक्त करने के लिए कुछ नहीं होता, बीजेपी के मैनिफेस्टो पर राय व्यक्त करने के लिए कोई विचार नहीं होते। हां, सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा और स्लैंग लैंग्वेज, जिसे हम लोग फासिस्ट भाषा कहते हैं, जनतंत्र के अपहरण की फासिस्ट भाषा और उसका व्यापक इस्तेमाल, जिसमें झूठ एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, और फेक न्यूज उसका कम्युनिकेशन। सवाल यह कि नरेंद्र मोदी आज तक, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया उन्होंने? वो जनतंत्र के इतने ही पक्षधर है और करप्शन से इतना ही लड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने ये दल बदल करा के जो सरकार बनाई एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, उसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार विधानसभा के अध्यक्ष ने काम क्यों नहीं किया? नरेंद्र मोदी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। मैं पहली चीज आज के एपिसोड के संदर्भ में सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में अभी जो लड़ाई है वो जनतंत्र के अपहरणकर्ताओं और जनतंत्र के रक्षकों के बीच में है। जनता जनतंत्र के अपहरण को इंडोर्स करती है, स्वीकृति देती है, या उसे अस्वीकार करती है। जम्मू कश्मीर की जनता ने जनतंत्र के अपहरण को अस्वीकार किया और नरेंद्र मोदी को पराजित किया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि महाराष्ट्र में भी नरेंद्र मोदी के जनतंत्र के अपहरण की राजनीति पराजित होगी, और ये अगर होता है तो नरेंद्र मोदी के लिए चिंताएं बढ़ जाएंगी, और नहीं होता है तो कांग्रेस के लिए चिंताएं बढ़ जाएंगी, उन्हें और मेहनत करनी है, विपक्ष को और मेहनत करनी है, क्योंकि जनतंत्र का अपहरण एक ठोस सच्चाई है। संवैधानिक अधिकारों का अपहरण एक ठोस सच्चाई है, जिसके खिलाफ में जनता को गोलबंद किया जाना चाहिए और उसे मत पत्रों तक पहुंचाया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी चाहेंगे, वो कोशिश कर रहे हैं, वो चाहेंगे कि आप नॉन सेंसिकल इश्यूज पर, गैर जरूरी मुद्दों पर बहस करें। असल समस्या है कि नरेंद्र मोदी ने जनतंत्र का अपहरण किया है, और इस जनतंत्र के अपहरण का प्रत्युत्तर दिया जाना चाहिए नरेंद्र मोदी को पराजित करके, और कोई विकल्प नहीं है इसका। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।